वेलकम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा, आज का जो लेसन है 12 नंबर यूनिट है, इसको कहते हैं जी द ब्लैंकेट। और ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल, ठीक है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कहानी है कि जो टिट फॉर टैट जिसको हम कहते हैं, अदले का बदला, एज यू सो सोशल यू लिव, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और वेस्टर्न कल्चर की वहाँ पे आजकल ये नया ट्रेंड जो है वो चल रहा है जी, ठीक है, कि जो ओल्ड है उनको ओल्ड हाउसेज में भेज दिया जाता है जी, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं और उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसमें क्या है, ठीक है। कहते हैं कि इट वॉज फाइन सितंबर नाइट, सितंबर की एक सुहानी शाम थी। A thin white moon rose over the valley. Peter, 11-year-old, did not see the moon. He did not feel the cool September breeze blow into the kitchen, for his thoughts were fixed on a red and black blanket on the kitchen table. एक बारीक पतला चांद जो है वो वादी पे आया हुआ था, चढ़ा हुआ था। और पीटर जो कि 11 साल का था, उसने चांद को नहीं देखा था और फिर उसने सितंबर की ठंडी हवा को भी महसूस नहीं किया था जो कि किचन में आ रही थी, क्योंकि उसकी सोचें जो है वो सुर्ख और काले रंग के कंबल पर जो कि किचन के टेबल पे पड़ा हुआ था उस पर मरकूज थी। The blanket was a gift from his dad to his granddad, a going away gift. They said that granddad was going away. That's why they called it a going away. ब्लैंकेट क्योंकि ब्लैंकेट जो एक गिफ्ट था डैड से ग्रैंडडैड की तरफ, एक रवानगी का तोहफा था। और उन्होंने कहा था कि जो ग्रैंडडैड है वो चूंकि जा रहा है, ठीक है, यही वजह उन्होंने इसको गोइंग अवे गिफ्ट कहा है, ठीक है, इसको रवानगी का तोहफा कहा। Peter had not really believed his dad would send granddad away. Peter को वाकईतन इस बात का यकीन नहीं था कि उसका जो डैड है वो अपने उसका बाप है दादा को भेज देगा। But no, there it was, the going away gift. लेकिन अब ऐसा था, रवानगी का तोहफा मौजूद था। Dad had bought it that very morning. उसी सुबह डैड ने उसको खरीदा था। And this was the last evening he and his dad would have with each other. और ये आखिरी सुबह थी जो वो और उसका डैड जो वो एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। Together the old man and the young boy washed the supper dishes. बूढ़े आदमी ने और लड़के ने मिलकर, जो छोटे लड़के ने मिलकर शाम की जो रात का खाना था उसके बर्तन धोए। Dad had gone out with the woman he was to marry. He would not be back for some time. When the dishes were finished, the old man and the boy went outside and sat under the moon. डैड उस औरत के साथ बाहर चला गया था जिससे उसने शादी करनी थी और वो वापस नहीं आएगा कुछ देर के लिए। जो डिशेस थी वो खत्म हो गई थी और बूढ़ा आदमी और वो लड़का जो है वो बाहर चले गए थे ताकि चांद के नीचे बैठ सके। I'll get my harmonica and play for you. The old man said, I'll play some old tunes, but instead of the harmonica, he brought out the blanket. It was a big double blanket. मैं अपना हारमोनिका जो है वो लाता हूँ और इसको आपके लिए जो है बजाता हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, कुछ पुरानी धुनें जो है वो मैं बजाऊंगा, लेकिन बजाय हारमोनिका के वो ब्लैंकेट ले आया, ब्लैंकेट बाय ले आएगा। और ये बहुत बड़ा डबल किस्म का ब्लैंकेट था, कंबल था। Now isn't that a fine blanket, said the old man, smoothing it over his knees. And isn't your father a kind man to be giving the old man a blanket like this to go away with? It cost something, it did. Look at the wool in it, and warm it will be these cold winter nights to come. There will be no other blanket like it up there. It was like Granddad to be saying that. He was trying to make it easier. Ever since they had talked about going away, Granddad had said it was his idea, leaving a warm house and friends to go to that building. Imagine,
The government place where he would be with so many other old fellows having the best of everything, but Peter had not really believed Dad would do it until this night when he brought home the blanket. अच्छा, इसको पीछे से पढ़ते हैं जी यहाँ से। क्या ये अच्छा ब्लैंकेट नहीं है? बूढ़े आदमी ने कहा, इस पर इसको अपने घुटनों पे डालते हुए, और ये है कि तुम्हारा बाप जो है वो कोई मेहरबान शख्स नहीं है कि जो इस किस्म का ब्लैंकेट जो है वो रवानगी के तोहफे के तौर पर एक बूढ़े आदमी को दे रहे हैं। इसकी कुछ कीमत होगी, और ऐसा ही है, यकीनन इसकी कोई कीमत होगी। और इस पे मौजूद जो वूल है, जो इस पे मौजूद ऊन है, उसकी तरफ देखो, और किस कदर इन मौसम सरमा की रातों में, ठंडी रातों में ये गर्म होगा। कुछ और ऐसा कोई और ब्लैंकेट तो वहां पर नहीं होगा, और ये ग्रैंड डैड ही कह सकते थे। वो इस बात को, इस मामले को जरा आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब से उन्होंने रवानगी के बारे में बात की थी, ग्रैंडडैड ने कहा था कि ये उन्हीं का आइडिया था, उन्हीं का ख्याल था। तसव्वुर कीजिए कि एक नरम और गर्म घर को और दोस्तों को छोड़कर उस बिल्डिंग में जाना, उस इमारत में जाना, वो गवर्नमेंट की जगह जहां वो बहुत से दूसरे बूढ़े लोगों के साथ होगा और बेहतरीन चीज, हर बेहतरीन चीज उसको मिलेगी। लेकिन पीटर जो है वो, उसे वाकई इस बात पर यकीन नहीं था कि डैड जो है वो ऐसा करेंगे। हत्ता कि ये रात भी आ गई जब वो ब्लैंकेट घर ले आए। Oh yes, it's a fine blanket, Peter said and got up and went into the house. He wasn't the kind to cry, and besides he was too old for that. He had just gone in to get Granddad's harmonica. The blanket dropped to the floor as the old man took the harmonica. It was the last night they would have together. Neither the old man nor the young boy had to say a word. Granddad played a few tones and then said, "You will remember this one." A thin moon was high overhead and the gentle breeze blew down the valley. The last time Peter thought he would never hear Granddad play again. It was well that Dad was moving to a new house away from here. He did not want to sit here outside on fine evenings under a white moon with Granddad gone. The music ended and the two sat for a few minutes in silence. Then Granddad spoke, "Here is something happier." Peter sat and looked out over the valley. Dad would marry that girl, yes, that girl who had kissed him and who had said she would try to be a good mother to him and all that. अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा ब्लैंकेट है, कंबल है, पीटर ने कहा, और फिर उठ खड़ा हुआ और घर के अंदर चला गया। वो कोई ऐसा बच्चा नहीं था कि वो रोना शुरू कर देता, बल्कि इससे हटकर आप ये कह सकते हैं कि वो इस हवाले से ज़रा बड़ा था। वो अभी ही गया था कि ग्रैंडडैड का हारमोनिका लेके आए। ग्रैंडडैड ने ब्लैंकेट जो है वो, जो ब्लैंकेट था, जो ही बूढ़े आदमी ने उस हारमोनियम को उठाया तो ब्लैंकेट जो है वो फर्श पे गिर गया। और ये आखिरी रात थी जो उन्होंने इकट्ठे गुजारनी थी। ना तो बूढ़ा आदमी और ना ही छोटा लड़का जो है वो, उन्हें कोई एक लफ्ज भी कहना था। दादा जान ने चंद एक धुनें बजाई और फिर कहा, आपको ये वाली धुन जो है वो याद रहेगी। एक हल्का सा बारीक किस्म का चांद जो है वो उनके सर पे आन पहुंचा था और हल्की हल्की हवा जो है वो वादी में चल रही थी। और आखिरी दफा पीटर ने सोचा कि वो कभी भी दादा जान को दोबारा हारमोनियम बजाते हुए नहीं सुनेगा। और ये बड़ी अच्छी बात थी कि डैड जो है वो यहाँ से दूर जो है नए घर में जा रहे थे। वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ बैठे इस किस्म की सुहानी शामों में, और वो भी चांद की चांदनी के नीचे, और वो भी बगैर डैड के, ग्रैंडडैड के, जबकि ग्रैंडडैड जा चुका हो। म्यूजिक खत्म हो गया था और दोनों जो है वो चंद मिनट्स के लिए खामोशी से बैठे रहे। और फिर दादा बोले, यहाँ कोई बड़ी खुशगवार किस्म की चीज़ है जी।
पीटर फिर बैठ गया और फिर उसने वादी की तरफ देखा। डैड उस लड़की से शादी करेंगे, वो लड़की जिसने उनको किस की थी, और वो ये कि शी वुड ट्राई टू बी अ गुड मदर, उसने ये कहा था कि बड़ी अच्छी माँ बनेगी और ये सब कुछ होगा। The tune stopped suddenly and Grandad said, "It's a poor tune except to be dancing to, and then it's a fine girl your father is going to marry. He will feel young again with a pretty wife like that, and what would an old fellow like me to do around the house getting in the way, and all filled with all the talk about backaches and pains. And then there will be babies coming, and I don't want to be around listening to them cry all hours at the night. No, it's best that I leave, well, one more tune or two, and then we'll get to bed, get some sleep. In the morning I'll get my new blanket and take my leave. Listen to this. It's a bit kind of sad tune, but a nice one for a night like this." They did not hear the two people coming down the road, Dad and the pretty girl with the hard, bright face like a doll, but they heard her laugh and the tune stopped suddenly. अच्छा, अब इसको देखते हैं जी, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। जो ट्यून थी वो रुक चुकी थी, अचानक रुक चुकी थी, और डैड ने कहा था कि ये तो बड़ी बुरी ट्यून है, अच्छी धुन नहीं है, स्वाई ये कि इस पर डांस कर लिया जाए। और फिर वो अच्छी लड़की जिससे तुम्हारा बाप शादी करने वाला है, और वो अपने आप को फिर जवान भी महसूस करेगा इस किस्म की बीवी के साथ, और ये कि जो बूढ़ा आदमी है, मेरी तरह का कोई बूढ़ा आदमी है, वो अगर घर में होगा तो ऐसे रास्ते में आता रहेगा, और बूढ़ा बेवकूफ़ जो है वो इस किस्म की बातें करेगा कि मुझे कमर में दर्द है और पूरे जिस्म में दर्द है, ठीक है। और फिर बेबीज़ होंगे, और फिर मैं नहीं चाहता कि वो घर में हो और उनका चीख पुकार हो और मैं सारी सारी रात उनको सुनता रहूँ। लेकिन बेहतरीन बात यह है कि मैं चला जाऊँ और अच्छा एक और धुन या दो और बजा लेते हैं, और फिर हम जो है वो सोने चले जाएंगे और ज़रा आराम करेंगे, और सुबह सवेरे मैं अपना नया ब्लैंकेट लूँगा और फिर यहाँ से इजाज़त चाहूँगा। और इसको ज़रा सुनिए, ये तो ज़रा एक गमगीन किस्म की धुन है, और लेकिन ये है कि इस किस्म की रात के लिए बड़ी ज़बरदस्त धुन है। उन्होंने उन दो लोगों को जो सड़क से नीचे आ रहे थे उनको आते हुए नहीं सुना। डैड और वो खूबसूरत लड़की जिसका बड़ा सख्त किस्म का सफ़ेद किस्म का चेहरा था, एक बिल्कुल गुड़िया की तरह, और लेकिन उन्होंने उसको हंसते हुए देखा, उन्होंने उसे हंसते हुए सुना, और फिर ट्यून जो है वो अचानक जो है वो रुक गई, मदम हो गई या बंद हो गई, ठीक है, जो धुन है वो रुक गई। डैड ने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, लेकिन लड़की जो है भागती हुई, Dad did not say a word, but the girl walked up to Granddad, and said prettily, "I'll not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye." डैड ने तो कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, लेकिन लड़की चलती हुई ग्रैंडडैड के पास आई, और उन्होंने कहा, उसने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि मैं तो शायद सुबह आपसे नहीं मिलूंगी, और ये कि चुनाचे मैं इसी वजह से मैं अभी आ गई हूँ, और ताकि आपको गुड बाय कह सकूँ, अलविदा कह सकूँ। "It's a kind of you," said Granddad, looking down at the floor, and then seeing the blanket at his feet, he bent down to pick it up. "And will you look at this?" He said, sounding himself like a little boy. "Isn't this a fine blanket my son has given me to go away with?" Yes," she said, "it's a fine blanket." She felt the wool again and said, "A fine blanket indeed." She turned to Dad and said to him coldly, "Must have cost a pretty penny." तो आपकी मेहरबानी है जी, दादा जान ने कहा, नीचे फर्श की तरफ देखते हुए। फिर जो ब्लैंकेट है वो अपने पाँव में देखते हुए, ठीक है, और फिर झुके ताकि इसको उठाए। और क्या आप इसकी ब्लैंकेट की तरफ देखेंगे, उसने कहा, और बिल्कुल अपने आप को एक छोटा लड़का महसूस करते हुए, क्या ये एक अच्छा ब्लैंकेट नहीं है जो मेरे बेटे ने मुझे रवानगी के लिए दिया है? हाँ, उसने कहा, बहुत अच्छा ब्लैंकेट है, और उसने उसकी ऊन वगैरह को महसूस किया, उस पर हाथ वगैरह फेरा, और फिर उसने कहा कि बहुत अच्छा ब्लैंकेट है, बहुत अच्छा कंबल है दर हकीकत। और फिर वो डैड की तरफ मुड़ी और उसने कहा, बड़ी रुखे फीके अंदाज से कहा,
सदमेरी से कहा कि लाजमन इस पे बड़े पैसे लगे होंगे। Dad cleared his throat. I wanted him to have the best. The girl stood there. She's still looking at the blanket. Ma'am, it's a double one, too. Yes, the old man said, it's a double one. A fine blanket for an old fellow to be going away with. Dad ने अपना गला खनखारा और साफ किया। मैं चाहता था कि इन्हें बेहतरीन किस्म का ब्लैंकेट दिया जाए। लड़की वहीं पे खड़ी रही, अभी भी वो ब्लैंकेट की तरफ देख रही थी। अच्छा, तो ये एक डबल ब्लैंकेट है, भी है। हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा, ये डबल ब्लैंकेट है और अच्छा ब्लैंकेट है एक बूढ़े आदमी के लिए कि जो जा रहा हो और उसको तोहफा दिया जा रहा हो। The boy suddenly walked into the house. He couldn't hear the girl still talking about the expensive blanket. He heard his dad get angry in his slow way. And now she was leaving. As Peter came out, the girl turned and called back, no matter what you say, he doesn't need a blanket. लड़का अचानक जो है वो घर में दाखिल हुआ और वो लड़की को सुन सकता था। वो अभी भी जो है वो उस भारी भरकम, आप ये कह दें कि उस महंगे तरीन ब्लैंकेट की तरफ देख रही थी, उसके बारे में बातें कर रही थी। उसने सुना कि डैड जो है वो जरा हल्के हल्के गुस्से में हो रहे हैं और अब वो जा रही थी और पीटर बाहर आ गया। लड़की मुड़ी और उसने उसको बुलाया। चाहे आप कुछ भी कहें, इस बूढ़े शख्स को इस ब्लैंकेट की जरूरत नहीं है, इस कंबल की जरूरत नहीं। Dad looked at her with a funny look in his eyes. She's right, Dad, the boy said. Granddad doesn't need a double blanket. Here, Dad. And he held out a pair of scissors. Cut it. Dad cut the blanket in two. Both of them looked at the boy surprised. Cut it in two, I tell you, Dad, and keep the other half. That's not a bad idea, said Granddad gently. I don't need such a big blanket. Yes, the boy said. A single blanket is enough for an old man when he is sent away. We'll save the other half, Dad. It will come in useful later. No, what do you mean by that? Asked the dad. अच्छा, डैड ने उसकी तरफ मज़ाक आखेज निगाहों से देखा, उस लड़की की तरफ। बिल्कुल सही कहती है डैड, लड़के ने कहा। दादा जान को इस डबल ब्लैंकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है डैड। और उसने कैंची निकाली। इसको काट देते हैं डैड, काट के दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं इस ब्लैंकेट में। उन दोनों ने, मियाँ बीवी ने जो है वो लड़के की तरफ हैरत से देखा। दो में काट दें? मैं तो आपको बता रहा हूँ, दो में काट दें डैड, और दूसरा जो है बचा के रखें। ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, ग्रैंडडैड ने नरमी से कहा, शफकत से कहा। मुझे इतना बड़ा ब्लैंकेट जरूरत भी नहीं है। हाँ, लड़के ने कहा, एक सिंगल ब्लैंकेट जो है एक बूढ़े आदमी के लिए, जबकि वो जा रहा हो या जो उसको भेजा जा रहा हो, उसके लिए काफ़ी है। तो हम दूसरा ब्लैंकेट जो है बचा के रखेंगे डैड। ये बाद में हमारे फ़ायदे के लिए होगा, बाद में हमारे काम आएगा। तो अब तुम्हारा इससे क्या मतलब है? डैड ने उससे पूछा। I mean, said the boy slowly, that I will give it to you, Dad, when you are old and I am sending you away. There was a big silence, and then Dad went over to Granddad and stood before him, not saying a word. But Granddad understood, for he put out his hand and laid it on Dad's shoulder. Peter was watching them, and he heard Granddad whisper softly, "It's all right, son. I knew you didn't mean it." And then Peter cried, but it didn't matter because all three were crying together. मेरा मतलब है, लड़के ने आहिस्तगी से कहा, कि मैं ये आपको दूंगा डैड, जब आप बूढ़े हो जाएंगे और मैं आपको रवाना कर रहा हूँगा। कमरे में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा गई और फिर डैड जो है वो ग्रैंडडैड की तरफ गए और बिल्कुल उनके सामने जाके खड़े हो गए और एक लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन दादा जान जो थे, ग्रैंडडैड जो थे, वो समझ गए मामले को, क्योंकि उन्होंने अपना हाथ निकाला
और इसे डैड के कंधे पे रख दिया। पीटर उनको देख रहा था और उसने सुना कि ग्रैंड डैड जो है वो हल्के हल्के अंदाज में सरगोशी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं जानता था कि तुम इस मामले में संजीदा नहीं हो। और फिर पीटर जो है वो चिल्लाया, रोना शुरू हो गया। लेकिन इससे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ये तीनों ही अब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। ठीक है जी, तो ये है टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो सोशल यूनिट। ठीक है जी, तो जो आप लोग किसी के साथ करेंगे वही आपके साथ होगा। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की तरफ। ये हमें कहता है जी एक्सरसाइज आपने करनी है, जरा देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इस एक्सरसाइज को करें, मैं आपको कुछ चीजें जो है वो कराना चाहता हूँ। अच्छा, पहली एक्सरसाइज तो ये कहता है जी कि ये करेंगे। ठीक है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द पास्ट एंड पास्ट इन द डिक्शनरी। पास्ट और पास्ट के मीनिंग्स डिक्शनरी में तलाश करें। आइडेंटिफाई देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड देन यूज देम करेक्टली टू फिल इन द ब्लैंक्स। उनके मीनिंग्स को आइडेंटिफाई करें, डिक्शनरी में कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से तलक रखते हैं और फिर उनको ब्लैंक्स में सही अंदाज से यूज करें। नंबर 1 में द म्यूजियम इज ऑन द राइट जस्ट पास्ट द चर्च। पास्ट जो है वो गुजरे हुए टाइम को भी कहते हैं। ठीक है, और पास्ट जो है वो प्रीपोजिशन के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है, एडवर्ब के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, जबकि पास्ट जो है सिंपली एक वर्ब है और उसकी ईडी फॉर्म आगे आ जाती है। माई ब्रदर पास दिस एग्जाम विद ग्रेट रिजल्ट्स। ठीक है, कि मेरे भाई ने बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ एग्जाम पास किया जी। ठीक है, वी हैव जस्ट पास द एग्जिट फॉर लीड्स, विल हैव टू टर्न अराउंड। ठीक है, गो पास्ट द पोस्ट ऑफिस के पास से जो यहाँ प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हो रहा है जी। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड यू विल सी योर होटल। He thinks he was a fool in his past life। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है जी। ठीक है, वहाँ प्रीपोजिशन के तौर पे, यहाँ भी प्रीपोजिशन के तौर पे, यहाँ एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, अब हमने आगे इससे पहले कि हम देखें कि जेरेंड क्या होता है और जेरेंड और इन्फिनिटिव कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसकी तरह अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी होगी और फिर हम आगे चलेंगे। जेरेंड्स को सब्जेक्ट के तौर पे भी, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या रूल है जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स को इस्तेमाल करने के? जेरेंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसके साथ लगा दिया जाता है, इसको कहते हैं जेरेंड। जैसे स्मोक से स्मोकिंग, बिल्ड से बिल्डिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये बिल्ड से जो बिल्डिंग बना ये जेरेंड है, स्मोक से स्मोकिंग बना ये जेरेंड है। जेरेंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे। दोनों ही जेरेंड और जो इन्फिनिटिव्स हैं इनको बतौर सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव भी इस्तेमाल किया जाता है जी। ठीक है, बोथ जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, तो इनको ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया। इन्फिनिटिव क्या होते हैं जी? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू स्पीक, टू रीड, टू ईट, ये इन्फिनिटिव्स हैं। ठीक है, इस तरह बेशुमार है, लिमिटलेस है, बेशुमार है। ठीक है, आई एंजॉय ड्राइंग, यस्टरडे आई डिसाइडेड टू ड्रा। अब दोनों में जो यहाँ पे ड्राइंग, ड्रा से ड्राइंग बना है जेरेंड के तौर पे। टू ड्रा, ड्रा के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई है, टू लगा दिया गया है फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो फिर यहाँ इस सेंटेंस में इन्फिनिटिव के तौर पे यूज हो रहा है, इसमें जेरेंड के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? कहता है कि दोनों सेंटेंसेस जो है बिल्कुल सही है, लेकिन एक का इस्तेमाल बतौर इन्फिनिटिव के, बतौर ऑब्जेक्ट के हुआ है इस्तेमाल। ठीक है, और जबकि दूसरा जो है वो जेरेंड है और ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? कहता है कि इट इज द वर्ब्स दैट प्रीसीड कम बिफोर। ये वर्ब्स होते हैं जो पहले आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जेरेंड लगेगा या इन्फिनिटिव लगेगा ऑब्जेक्ट के तौर पे। कुछ वर्ब्स को जेरेंड की जरूरत होती है और कुछ वर्ब को इन्फिनिटिव की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे आप ये देख लें, एंजॉय से पहले जो है वो आप
एंजॉय अगर वर्ब पहले आ रहा है तो इससे के बाद जो जेरेंड लगेगा, और डिसाइड वर्ब आ गया तो फिर उसके बाद इन्फिनिटिव लगेगा। ये सारा कुछ प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। एंजॉय प्लस जेरेंड, ठीक है, और डिसाइड प्लस इन्फिनिटिव, समझ आ गई। अब ये जो है हमने, आप ये कहते हैं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, और फिर इसके बाद हमने पढ़ना है रोल नंबर 3। इसके बाद ये फिर एक्सरसाइज करेंगे। आगे देखते हैं रोल नंबर 3। इधर इस पेज पे मैंने लिखे हुए रूल्स ज़रा फैसिलिटी के लिए, ताकि फिर इतना नहीं हो सकता। जी देखें, ये इसको देखते हैं जी। इन्फिनिटिव शुड बी यूज्ड आफ्टर मैनी एडजेक्टिव्स। बहुत सारे एडजेक्टिव के बाद भी इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं ये सेंटेंस लिखता हूँ कि इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब ईजी जो है एडजेक्टिव, और इसके बाद फिर इन्फिनिटिव टू ग्रेजुएट आ रहा है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव को एडजेक्टिव के बाद भी, ईजी एडजेक्टिव है, इसके बाद इन्फिनिटिव, ठीक है जी। अच्छा, ये तो रोल नंबर 3 हो गया। रोल नंबर 4 हो गया जी, सिर्फ इन्फिनिटिव्स जो है वो कुछ खास वर्ब्स के बाद इस्तेमाल होते हैं, जिनके बाद नाउन या प्रोनाउन आते हैं और किसी पर्सन की तरफ रेफर कर रहे होते हैं और का हवाला दे रहे होते हैं। वही आस्क्ड एक वर्ब है जी, आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन हर आ रहा है, फिर आगे टू गो इन्फिनिटिव है, ठीक है जी। आपसे मुराद कोई पर्सन है, ठीक है। तो इसी तरह शी ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड एक वर्ब है, खास वर्ब है, और द चाइल्ड ये नाउन आ रहा है, इसके बाद आगे इन्फिनिटिव लगेगा टू स्टे एट होम, ठीक है। अब ये रोल नंबर 4 था। रोल नंबर 5 को देख लेते हैं। ओनली जेरेंड्स आर यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस के बाद जेरेंड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आई टॉक्ड हिम आउट ऑफ टेकिंग दैट जॉब। आई हैव इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ पेंटर, ठीक है। I have talked him out of preposition, of preposition, और उसके बाद gerund लग गया, talking, taking, ठीक है। इसी तरह in preposition है और उसके बाद becoming जो है वो एक gerund लग गया, ठीक है। इसका मतलब ये कि prepositions के बाद gerund लगते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज की तरफ। ये हमें करने में ज़रा आसानी रहेगी जी, ठीक है। कहता जी कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द जेरेंड फ्रॉम द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस। ब्रैकेट में दिए गए जो वर्ब्स हैं उनसे सेंटेंसेस को कंप्लीट करें और जेरेंड बनाएं। अच्छा, ये तो इजी एक्सरसाइज है। पेंट से पेंटिंग, प्ले से प्लेइंग, ये भी प्लेइंग बन जाएगा। स्विम से स्विमिंग हो जाएगा। स्मोक से स्मोकिंग हो जाएगा। बी से बीइंग, मेक से मेकिंग, गो से गोइंग, कुक से कुकिंग, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं जी पेज नंबर 118 पे, बुक का जो पेज नंबर 118 है उस पे चलते हैं। उस पे एक्सरसाइज देखें। आई कुडंट स्लीप, कहता है कि यूज द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस ईदर एज जेरेंड और द इन्फिनिटिव। या तो जेरेंड के तौर पे इनको इस्तेमाल करें वर्ब्स को जो ब्रैकेट में दी गई है, या इन्फिनिटिव के तौर पे इस्तेमाल करें। अब कहता है आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड ड्रिंकिंग सम हॉट मिल्क। ट्राइड के बाद अगर वर्ब ड्रिंक आ जाए तो फिर उसको जेरेंड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ड्रिंकिंग बना देंगे, ठीक है। लेकिन ट्राइड के बाद अगर वर्ब रीच आ जाए तो फिर इन्फिनिटिव बन जाएगा। शी ट्राइड द बुक ऑन द हाई शेल्फ बट शी वाज टू स्मॉल। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ट्राई सेम ही है, दोनों जगह पे सेम वर्ब है, लेकिन एक जगह जेरेंड के तौर पे यूज हो रहा है, दूसरी जगह इन्फिनिटिव के, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो वर्ब्स है वो डिफरेंट है। इस वजह से कहीं ये इन्फिनिटिव के तौर पे यूज हो रहा है, कहीं जेरेंड के तौर पे यूज हो रहा है। नंबर 3 पे देखते हैं। दे ट्राई टू गेट टू द पार्टी ऑन टाइम बट द बस वाज डिलेड। और गेट जो है ये इसके साथ भी इन्फिनिटिव टू लगेगा जी, ठीक है। इन्फिनिटिव लगेगा जी, ठीक है। ट्राइड के बाद गेट आ रहा है तो फिर इन्फिनिटिव लगेगा। ट्राइड के बाद ओपन आ रहा है तो फिर ओपनिंग लग जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ट्राइड के बाद फिर गेट आ रहा है तो टू हो जाएगा। लेकिन आगे जो देखें ना, मॉडल वर्ब आ रहा है कीप साइलेंट। और नंबर 6 पे जो है वो गेटिंग आ जाएगा। ही ट्राइड गेटिंग अ जॉब इन द न्यूज़पेपर।
firm, but he still wasn't satisfied. तो यहाँ पे नंबर 5 वाले में जो है वो आप ये कह दें कि ये समझे कि एक he tried to get a job, कोशिश की है, उसने जॉब हासिल करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एक चैलेंज है हमें नज़र आता है कि लेकिन उन्होंने उसको हायर नहीं किया। यहाँ पर जो है ये एक आप ये समझिए कि चाहत पाई जाती है, उसने न्यूज़पेपर फॉर्म में जॉब हासिल करनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ चैलेंज पाया जाता वहाँ इन्फिनिटिव लग गया, ट्राइड के बाद गेट के साथ टू गेट बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। लेकिन जहाँ पे चाहत पाई जाती है, चॉइस पाई जाती है, तो फिर उसमें जेरेंड लग गया जी, ठीक है। ये डिफरेंस आ रहा है। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप के बाद स्मोक आ रहा है तो फिर वो स्मोकिंग बन जाएगा जी, ठीक है। हैबिट है, हैबिट के साथ जेरेंड लगता है। वी स्टॉप स्टडिंग, ये भी हैबिट है, फिर ये आईएनजी लग गया, जेरेंड लग गया। दे विल स्टॉप टू हैव लंच एट 12, ये हैबिट नहीं है, ये किसी भी वक्त हो जाता है जी, ठीक है। टू हैव बन जाएगा, दूसरे आगे हैव आ रहा है जी, ठीक है। वी स्टॉप टू हैव रेस्ट, ठीक है, बिकॉज वी वर रियली स्लीपिंग, आराम करने के लिए रुके, मतलब ये कि आगे जा रहे थे, मूवमेंट में थे और रास्ते में कहीं आराम करने के लिए रुके, तो यहाँ पे जो है वो इन्फिनिटिव लगेगा, ठीक है। तो कोई कंटिन्यूस एक्शन हो, दरमियान में कहीं वो थोड़ी सी टर्निंग ले ली जाए तो या रुका जाए तो उसके लिए फिर टू लग जाएगा, ठीक है। ओ नो आई फॉरगॉट टू बाय मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पे 22 और टू मिलकर इन्फिनिटिव बना देंगे फॉरगॉट के बाद, ठीक है जी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू पिक अप सम जूस ऑन योर वे होम, ठीक है। यहाँ पे टू लग जाएगा जी क्योंकि आगे पिक आ रहा है, ठीक है, इन्फिनिटिव लग जाएगा। इसी तरह इसके बाद लॉक आ रहा है जी फॉरगेट के बाद, तो फिर ये लॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हैव वी स्टडीड दिस बिफोर, आई हैव फॉरगॉटन लर्निंग इट, फॉरगॉटन के बाद लर्न आ जाए तो लर्निंग हो जाएगा, जेरन लग जाएगा। प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग योर होमवर्क, ठीक है। तो ये रिमेंबर के बाद ब्रिंग आ गया तो फिर इसके साथ टू लग जाएगा, ठीक है। रिमेंबर के बाद गो आ गया तो गोइंग लग जाएगा, जेरन लग जाएगा, ठीक है। फिर रिमेंबर के बाद ब्रिंग आ गया, टू ब्रिंग लग जाएगा जी, ठीक है, इन्फिनिटिव लग जाएगा। फिर रिमेंबर के बाद ईट आ गया तो ईटिंग लग जाएगा। ये वर्ब टू वर्ब वेरी करता है, पीछे वाला वर्ब एक ही हो सकता है, आगे वाला वर्ब बदलता जाएगा, तो कहीं जेरन लगेगा, कहीं इन्फिनिटिव लगेगा, ठीक है। आई रिग्रेट, पीछे वाला वर्ब सेम है रिग्रेट, ठीक है, लेकिन आगे वर्ब जो है वो टेल है, ठीक है। बाद वक्त ये भी सेम होता है और ये भी सेम होता है, ये भी दोनों सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन आगे प्रोनाउन आ रहा है यू, इस वजह से यहाँ पे टू टेल आ जाएगा। यहाँ पे आगे प्रोनाउन नहीं बल्कि निगत नाउन आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे आई रिग्रेट टेलिंग यू आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। तो चलो जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि मतलब वर्ब दैट फॉलोज डिसाइड्स whether to use gerund or infinitive, जो बाद में आने वाला वर्ब होता है वो ये फैसला करता है कि आया कि हमने जो है वो gerund यूज करना है या infinitive यूज करना है। अब हम आगे चलते हैं, ये सारी तो हम डिस्कशन कर चुके हैं, रूल स्टडी कर चुके हैं। अब कहता है जी कि इनको रिप्लेस कर दें, जहाँ gerund है वहाँ पे infinitive लगा दें, जहाँ infinitive है वहाँ gerund लगा दें। एक्सरसाइज नंबर 1 है, laughing is better than frowning, ठीक है। राइटिंग, टू राइट अ स्टोरी इज नॉट इजी। ही लाइक्स कलेक्टिंग बुक्स एंड डज नॉट लाइक टू गिव देम अवे, ठीक है। फ्लाइंग, टू फ्लाई काइट्स इज अ गुड सपोर्ट बट बेटिंग ऑन देम इज बैड, हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनिटिव है, टू बेट है तो बेटिंग ऑन हो जाएगा। फ्लाइंग है, टू फ्लाई हो जाएगा, ठीक है। नंबर 5 पे कहता है ही लाइक्स टू रीड एंड राइट, टू राइट, ही लाइक्स रीडिंग एंड राइटिंग हो जाएगा। शी लाइक्स टू कुक एंड टू पेंट, ठीक है। सीइंग इज बिलीविंग, टू सी इज टू बिलीव हो जाएगा, ठीक है। शी लिव्स मेकिंग डॉल्स, शी लिव्स टू मेक डॉल्स हो जाएगा। वेटिंग फॉर पीपल
who were late made him angry. Selling insurance is pretty boring job. ये हो जाएगा जी, ठीक है। अब आगे कहता है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन अ जेरेंड और अ प्रोग्रेसिव। आया कि मदरजा झैल जो सेंटेंस इसमें जेरेंड लगता है या कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव लगता है, कंटिन्यूस टेंस लगता है। अब यहाँ हम ट्रांसलेट करके देखेंगे, जहां ना आ जाएगा या नहीं आ जाएगा तो वहां पे जो है उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं ना नहीं आ जाता तो इसका मतलब है कि ये जेरेंड है। और अगर ना नहीं आता, रहा रहे आता है, तो फिर उसका मतलब है कि वहाँ जो है प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी। ही लाइक्स रीडिंग, वो किताबें पढ़ना पसंद करता है। अब लाइक्स रीडिंग यहाँ पे इसका मतलब है ये जेरेंड रीडिंग, ठीक है। ही इज रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ रहा है आ गया तो फिर इस वजह से यहाँ पे जो रीडिंग है ये प्रोग्रेसिव है। रीडिंग बुक्स कैन बी ग्रेट फन, किताबें पढ़ना बहुत बड़ा फन हो सकता है, तो फिर यहाँ पे जेरेंड है। He is interested in reading books, किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड है जी, यहाँ पे भी नहीं आ रहा तो इस वजह से ये रीडिंग जो है ये जेरेंड है। He was reading books, और वो किताबें पढ़ रहा था, ठीक है, तो फिर ये जेरेंड ये प्रोग्रेसिव हो गया। He had been reading books for 2 hours, 2 घंटों के लिए 2 घंटों तक पढ़ता रहा है, तो फिर रहा है आ गया तो फिर ये भी प्रोग्रेसिव आ गया यहाँ पे रीडिंग नंबर 6 में। नंबर 7 में इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स हेनरी वेंट टू बेड, किताबें पढ़ने की बजाय हेनरी जो है सोने चला गया, तो यहाँ नहीं आ रहा है तो फिर इसकी वजह से यहाँ पे जेरेंड है। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, क्या तुम किताबें पढ़ना पसंद करते हो, तो यहाँ पे ना आ रहा है तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जेरेंड है। नंबर 9 पे ही हैड बिन रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ता रहा था, ठीक है जी। यहाँ पे जो है फिर रहा था आ गया तो फिर यहाँ पे प्रोग्रेसिव फॉर्म है। हिज हॉबी इज रीडिंग बुक्स, और किताबें पढ़ना उसका जो है वो मशगला है, तो यहाँ पे रीडिंग जो है ये जेरेंड है, ठीक है जी। अब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया जी, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर का बाद में डिस्कस करेंगे किसी नए सेशन में या नए